गायनेकोलॉजिस्ट इनका बड़ा नाम था उस जोन में। और नाना कदम आईवीएफ सेंटर हमारा आप सब लोगों को पहुँचना हो टाइम 9 बजे का और शाम तक चलता रहेगा। आपसे मिलिए डॉक्टर प्रभास कुलहरी जो काफ़ी टाइम से अपने दिल्ली स्किन सेंटर चल रहा है और ना केवल सिरसा बल्कि आसपास राज्यों में काफ़ी फेमस है। उसी का एक अंग ये हॉस्पिटल नया शुरू करने जा रहे हैं आईवीएफ सेंटर। मैं दिल्ली स्किन सेंटर में संचालक हूँ आज। तो मैडम आज से 3 साल पहले तक नोवर थे, तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इनका बड़ा नाम था उस जोन में। तो हमने प्लान किया कि एक यहाँ इस जोन में आईवीएफ सेंटर जो है इनफर्टिलिटी, तो उसका ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होता है पूरे जोन में। तो सब तो एक कॉम्बाइंड सेंटर चलते हैं, तो हमने एक अच्छा खासा चलता हुआ सेंटर छोड़ के यहाँ प्लान किया है। जो इक्विपमेंट हैं, जो अपनी लैब है, वो विश्व स्तरीय है, जिसमें जो हम मशीनें लेके आए हैं वो एक्चुअली मतलब अपने मेट्रोज में मिलती हैं तो या फिर अपने जो यूएसए यूरोप में मिलती है। उसके बाद मैंने देखा कि अपने इस एरिया में निसंतानता के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे निसंतानता को एक टैबू के रूप में माना जाता है। लोग अपनी वो बात छुपाते हैं, फीमेल अपनी सबको कह नहीं पाती। इवन मैंने देखा कुछ पेशेंट मेरे पास आते थे, बोलते थे मैडम मेरे को बच्चे नहीं हैं, तो पड़ोस के लोग भी अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते, बोलते हैं इसकी नज़र लग जाएगी, उसे बांझ खा जाता है सब। तो फीमेल को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस सहन करना पड़ता है, जबकि ये एक सिंपल बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल है आज के ज़माने में। आज में साइंस इतनी एडवांसमेंट आ गए हैं कि इनफर्टिलिटी अब एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज पॉसिबल है। आज से पहले लोग बाग क्या करते थे, निसंतानता को छुपाते थे, छुप के झाड़ फूंक करवाते रहते थे, बाबाओं के पास जाते थे और उनको इलाज नहीं मिल पाता था प्रॉपर। उनको पता नहीं था कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल है। तो पहला मैं चाहती हूँ कि निसंतानता के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों में, उनको सही इलाज मिले और उचित दर पर मिले। मेरा मानना है कि हर महिला का एक राइट होना चाहिए प्रेगनेंसी, हर महिला का अधिकार है प्रेगनेंसी, और वो उसको प्राप्त कर सके और उसमें हम एक जरिया बन सकें। मैं चाहती हूँ कि ये इलाज थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आज ये एक आम आदमी की पहुँच में हो सके। विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं मैंने हमारी लैब में लाने की कोशिश की है जिससे सक्सेस रेट अच्छी मिल सके। हमने जो हमारी आईवीएफ लैब तैयार की है पूरी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार की है, और खाली ये इनफर्टिलिटी सेंटर बनाया गया है जिसमें हम ओब्स के ट्रीटमेंट नहीं करते, दूसरी तरह के पेशेंट का इलाज नहीं करते, ओनली निसंतानता के पेशेंट का इलाज किया जाता है जिससे हम उनको उचित सफलता दे सकें। तो ये है। मैडम, बांझपन की मुख्य वजह क्या है और किस स्टेज में ऐसी दिक्कत महिलाओं को आती है? देखिए, पहली बात तो ये एक मिथ है कि महिलाओं में ही होता है बांझपन। निसंतानता का कारण महिलाओं में भी होता है, पुरुष में भी होता है। लगभग 40% केसेस में महिलाओं में होता है, 40% केसेस में पुरुष में होता है और 20% केसेस में दोनों में होता है। तो कारण दोनों में हो सकता है। निसंतानता हम कहते कब है, बांझपन हम कहते कब है, जब किसी कपल की शादी को 1 साल हो गया हो और वो कोई गर्भ निरोधक काम में नहीं ले रहे, फिर भी उनको बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस केसेस में हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। फीमेल में कारणों में बात करें तो जैसे उनमें अंडा बनने में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कई बार क्या रहता है अंडाशय जो ओवरी होता है उसमें कोई गांठ बन जाती है जिसको हम जैसे खून की गांठ बनी एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, या कोई पानी की गांठ बन जाती है, या ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, या फिर उनमें ट्यूब में ब्लॉक हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, लंबे टाइम तक रहा हो पेल्विक इन्फेक्शन, उसका उन्होंने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया हो तो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर कईयों की बच्चेदानी में गांठें बन जाती हैं, बच्चेदानी का साइज छोटा होता है कईयों में कंजेनाइटली। तो ये सब महिला में कारण होते हैं। पुरुषों में कारणों की बात करें तो इन दिनों में देखने में आया है पुरुषों में अपने इस एरिया में निसंतानता बढ़ रही है। एजुस्पर्मिया के कारण कम शुक्राणु ये सब बढ़ रहा है। इसका कारण में भी हो सकता है अपने इस एरिया में पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा काम में लिया जाता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, खान पान ही ऐसा हो गया है जिससे पुरुष निसंतानता के कारण बढ़ रहे हैं। पुरुषों में हम कारणों में देखें तो उनमें शुक्राणु की मात्रा कम हो सकती है, उनकी गतिशीलता कम हो सकती है, या संरचना में डिफेक्ट हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि निसंतानता का कारण महिला में ही हो। सबसे पहले ये मिथ हमें दूर करना है। तो कारण दोनों में हो सकता है, दोनों को पूरे कपल को अपना पूरा बेसिक वर्कअप कराना चाहिए, कारण का पता लगाना चाहिए, उसके अनुसार फिर हम इलाज करते हैं। देखो एज का जो बता दो, एज का जरूरी अच्छा, अभी ART बिल पास हुआ है अपने दिसंबर 2021 में ही, जो अभी
अक्टूबर लास्ट डेट दी गई है 24 अक्टूबर 2022। उसके बाद में उस बिल के अनुसार ही सब आईवीएफ कर पाएंगे या निसंतानता का इलाज कर पाएंगे। उसके अनुसार सब सेंटर को रजिस्टर होना अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें मैक्सिमम एज जो निर्धारित की गई है कि हम किस कपल को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज डिसाइड की गई है 50 साल और पुरुषों के लिए 55 साल। इससे ऊपर का अगर कोई कपल है उसको हम लीगली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। यस सर, ये है नशे का प्लस जो तंबाकू होता है, जो निकोटीन होता है या अल्कोहल है, ये सब शुक्राणु की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। अगर उसमें एक होता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, एक एडवांस टेस्ट है। आपने नॉर्मल सीमेन एनालिसिस कराते हैं, उसमें कई बार नॉर्मल रिपोर्ट आती है लेकिन फिर भी उसको बच्चा नहीं ठहर रहा होता है। फीमेल की भी सारी जांचें नॉर्मल होती हैं, तो उसमें ये एक एडवांस टेस्ट हम करते हैं जिससे पता लगता है उसकी क्वालिटी कितनी इफेक्ट हुई है। शुक्राणु की मात्रा ठीक आ रही है बट वो शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है इसकी वजह से। PCOS patients face difficulty in conception. Does this technique help with that? यस सर, एक्चुअली आज के ज़माने में बात करें तो ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी की वजह से पीसीओएस बढ़ रहा है। इवन जो एडोलेसेंट है उनमें भी पीसीओडी बढ़ रहा है। तो पीसीओडी का कारण लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। तो सबसे पहले पीसीओडी का फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम पेशेंट को बोलते हैं आप अपना एक नॉर्मल बीएमआई मेंटेन रखिए, डेली वॉक, योगा, एक्सरसाइज सब कीजिए। उसके बाद पीसीओडी में क्या रहता है, कुछ एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हम उसके लिए उनको पेशेंट को मेडिसिन दिया जाता है। तो फर्स्ट लेकिन ट्रीटमेंट मॉडलिटी पीसीओएस में हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहती है और उसके बाद फर्दर उनको क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि लंबे समय से आप काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, हाँ जी। तो कितने ऐसे जो दंपति होंगे जो आपके ट्रीटमेंट से जिनका सफल इलाज हुआ और उनके घर में खुशियाँ आई है सर? हाँ सर, एक्चुअल अगर अपन सक्सेस रेट की बात करें तो आईवीएफ की सक्सेस रेट जो मैक्सिमम सक्सेस रेट है वो 80% तक होती है पहले चांस में। हम 100 में से 80 लोगों को फर्स्ट चांस में सक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये रहता है। तो जितने पेशेंट आते हैं 80% तो फर्स्ट बार में पॉजिटिव हो ही जाते हैं। उसके बाद अगर जो रहे हैं उनका नहीं होता फिर उनको फर्दर और एडवांस टेक्निक दी जाती है, ये रहता है। IUI and IVF are one and the same thing? नो सर, आईयूआई में क्या किया जाता है, आईयूआई में एक छोटी तकनीक है। उसमें आईवीएफ में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर किया जाता है। इन विट्रो में शरीर से बाहर, फर्टिलाइजेशन निषेचन। जबकि आईयूआई में हम जस्ट इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, अच्छी गुणवत्ता वाले स्पर्म को छांट के यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया महिला के शरीर में होगी और आईवीएफ में बाहर होगी। If we speak about the budget, everyone is Yes sir. Minimum and maximum, of course there is a large variation between the two. यस सर, एक्चुअली आईवीएफ का कहा जाता है कि इलाज महंगा है, लेकिन आज से कुछ साल पहले की बात करें तब इलाज बहुत ज़्यादा महंगा था। ओनली मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल था। लोगों को आने जाने का भी एक्स्ट्रा खर्चा लगता था, वहाँ रुकने का एक्स्ट्रा खर्चा लगता था। तो सबसे बड़ी बात ये वाला खर्चा आपका बचने वाला है। अगर आपको अपनी जगह पे अच्छा इलाज मिल रहा है तो आने जाने का खर्चा बचा, रहने का खर्चा बचा, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल हो गया उसी वजह। हाँ, उसमें उसके बाद हम देखते हैं कि अगर पेशेंट पुअर है तो जो मेन ट्रीटमेंट में खर्चा होता है मेडिसिन का। अगर पेशेंट बहुत पुअर है तो हम उसमें भी देख लेते हैं कि पेशेंट को, मेरा एम ये है मेरे पास जो पेशेंट आया है उसको सक्सेस मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह मिले। अगर पुअर है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम उस खर्चे में देख सकते हैं, ये रहता है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में निसंतानता बढ़ने का कारण पेस्टिसाइड है, तो क्या कोई ऐसी इट इज़ अ कोच सामने आई है या किस प्रकार से? सर, रिसर्च में ऐसा आ रहा है क्योंकि इस एरिया में स्पेसिफिकली मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। ये है मेल इनफर्टिलिटी की केसेस। जोन वाइज जो है ना, एक्चुअली हम पूरे इंडिया डाटा बांधते हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस में हमारे डिस्कस होता है कि कौन से जोन में बढ़ रहा है मेल फीमेल इनफर्टिलिटी। तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं, ये पॉसिबल कोज है। तो इनमें क्या होता है कि एक स्टडी होती है, जो कुछ तो ऑथेंटिक स्टडी आती है कि वो हम पूरा बैक जो पेशेंट का नाम लिया, उसमें क्या रीज़न रहा है, तो सब कुछ साइंटिफिक होता है उसका। तो वो तो होती है मेन स्टडी, ऐसा कोई स्टडी नहीं आया। पर इस जोन में बढ़ रहा है, क्या रीज़न है, पॉसिबल कोज है, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये रीज़न हो सकता है। तो अब तक तो ये आया है। जो मेन स्टडी होती है वो कोहार्ट स्टडी बोलते हैं उसको, वो नहीं हुआ। पर हम एक पॉसिबल कोज निकालते हैं कि ये कोज हो सकते हैं, वो हम मान रहे हैं कि ये कारण हो सकता है। तो सर फिर 2 अक्टूबर को नन्हे कदम की शुरुआत होगी। जी मैडम, अमूमन जो है 9 माह की अवधि जो है
शिशु की है और कई बार 7 मासा बच्चा भी जो है वो, तो क्या इस प्रक्रिया में भी ये संभव है मैडम 7 माह की? देखिए ऐसा है, आईवीएफ का इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो मेंटली फिजिकली उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने नॉर्मल कंसेप्शन से होते हैं। नॉर्मल कंसेप्शन वाले बच्चे भी हो सकता है प्री टर्म डिलीवरी हो 7 महीने में हो, उतना ही चांसेस आईवीएफ वालों में रहता है। ये नहीं रहता कि आईवीएफ से हुआ है इस वजह से प्री मैच्योर हुआ है, तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं। मैम क्या कोई कैंसर वाला पेशेंट भी इसमें जा सकता है? यस। सकता है या एड्स वाला जो पेशेंट है वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है? तो मेरे बच्चे में क्या असर होगा इसका? यस सर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात करें अपन कैंसर वाले, कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी वगैरह ड्रग दी जाती है उनका उस पर अंडाशय पे या अंडकोश पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अंडे कम बनते हैं, अंडे बनना बंद हो जाते हैं, इसी तरह शुक्राणु भी बनना बंद हो जाते हैं। उनमें हम एडवाइस करते हैं आप कीमोथेरेपी पे जाने से पहले अपने या तो स्पर्म फ्रीज करा लीजिए, अगर मेल है तो स्पर्म फ्रीज करा के रख लीजिए ताकि उसको हम बाद में काम में ले सकें जब भी उनको चाहिए बच्चा, या फिर फीमेल है तो अपने एग फ्रीज करा लीजिए ताकि कीमोथेरेपी का अंडों पे इफेक्ट ना हो। दूसरी बात आती है HIV या एड्स वाले पेशेंट। HIV में क्या होता है, जो वायरस होता है वो उसका सीमेन में होता है, स्पर्म में नहीं होता, तो हम स्पर्म को स्पर्म वॉश टेक्निक से छांट के अलग कर लेते हैं और उससे हम भ्रूण बनाते हैं, तो वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, 0% चांसेस रहते हैं। एक भ्रांति ये भी है कि मल्टीफिटल चांसेस बढ़ते हैं, इज इट ट्रू? हाँ सर, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है, पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है आप एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं या 2। अभी जो लेटेस्ट बिल आया है उसमें 2 से ज़्यादा ट्रांसफ़र पे तो बैन ही कर दिया गया। पहले 3 भी ट्रांसफ़र करते थे, अभी 2 भ्रूण से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर पेशेंट चाहता है कि हमें आगे बच्चे नहीं, हम चाहते हैं एक ही बार में फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो 2 ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए लोग जनरली देखते हैं कि ट्विंस ही होती हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स चाहते हैं एक बार में हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। अगर हम एक भ्रूण ट्रांसफ़र करेंगे तो एक बच्चा ही होगा। मैम शादी के कितने साल बाद जो जोड़े को ये फैसला लेना चाहिए कि अब हमें इस तरफ जाना चाहिए? सर, बाय डेफिनेशन इनफर्टिलिटी में ये कहा गया अगर शादी के बाद आपको साथ रहते हुए 1 साल हो गया बिना कोई गर्भ निरोधक काम में लिए हुए तो भी आपको बच्चा नहीं हो रहा, तो आपको एक इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लेना चाहिए। 1 ईयर ड्यूरेशन दिया गया है बाय डेफिनेशन। इसके लिए एक और भी निवेदन आपसे कि आप क्या ऐसा कोई अवेयरनेस कैंपेन भी अपने आईवीएफ सेंटर के माध्यम से चलाएगी भविष्य में? यस सर, हमारा प्लान है आगे कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करने का, ताकि जो मिथ्स हैं निसंतानता को लेके वो दूर किए जा सकें पेशेंट में, और पेशेंट खुल के अपनी प्रॉब्लम लेके आगे आ पाए। अभी तो हमारे जो सक्सेसफुल केसेस होते हैं वो भी बोलते हैं नहीं मैडम मैं वीडियो नहीं दूंगा, मेरा चेहरा चला जाएगा, गांव वालों को मुझे नहीं बताना मैंने आईवीएफ से कंसीव किया है। तो वो जो है लोगों के दिमाग में मिथ है वो दूर करना है। जैसे ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है मैम, तो गरीब जो ये नहीं अफोर्ड कर सकता तो उनके लिए क्या जो पुअर पेशेंट के लिए है उसके लिए आपने क्या किया? पुअर में देखो एक्चुअली तो ये ट्रीटमेंट एक मिनट बात सुन लें। गरीब कपल के लिए उसमें आप विशेष सुविधा देने जा रहे हैं? हाँ, तो क्या होता है ट्रीटमेंट का पार्ट, कुछ पार्ट है कि ये सब मिला के महंगा होता है। तो कुछ दवाइयाँ महंगी होती हैं, कुछ एक लैब का जो इंटरनल खर्चा होता है, कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट का खर्चा होता है, कुछ एक और मशीनरी इक्विपमेंट का खर्चा होता है, सब मिला के एक खर्चा बैठता है जो एक्चुअली इसको महंगा बनाता है। तो अपने को इसमें हम प्लान कर रहे हैं कि ये अफोर्डेबल रहे और सबकी पहुंच में रहे। तो हमें इंडिविजुअलाइज देखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम देखें अपने कुछ खर्चे से या मतलब जितना कॉस्ट हमें बढ़ता है उस खर्चे पर हम उसे कर दें। तो हम प्लान कर रहे हैं कि उसको हम लेके आ जाएं उस लेवल पे कि वो अफोर्ड कर सके। तो एक्चुअली ट्रीटमेंट सबका राइट है। देखो और जगह तो इंश्योरेंस मिल जाता है, आज के इसमें मतलब एक आईवीएफ को इन्होंने बाहर छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ा उन्होंने, क्योंकि आईवीएफ भी तो बीमारी हो गई ना एक तरह से, इनफर्टिलिटी बीमारी हो गई, तो आईवीएफ को छोड़ा, ये क्या सोच के छोड़ा उन्होंने, कॉस्मेटिक काम तो नहीं है एटलीस्ट, तो बीमारी है, ट्रीटमेंट राइट है उसका, अपने इंडियन जो सिटीजन है उसका राइट है। तो इतना महंगा ट्रीटमेंट कौन करवा सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस में से बाहर छोड़ दिया इसको पूरा। अब पुअर जो पीपल हैं, जो कपल है, वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते इसका। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सारी टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं, सब हम लेके आए हैं, पर हम अपने कॉस्ट जो हमारा कॉस्ट पड़ता है
उतना निकाल के हम उसको दे सकें। इवन अगर हमें लगता है कि ये बिल्कुल पुअर है, कुछ नहीं कर सकता, तो हमारे कोर्स पे हम कर दें उसको, जो हम करते हैं आज तक। तो सर 2 अक्टूबर को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? महीने का शुरुआत है। हाँ हाँ,